अगले एविडेंसेस जो कि बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ठीक है। बॉडी में कुछ ऑर्गन्स होते हैं, उनको हम कैसे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन के तौर पर यूज कर सकते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हम देखेंगे होमोलॉगस ऑर्गन्स। क्या पढ़ेंगे? होमोलॉगस ऑर्गन। स्पेलिंग देखो तो जरा, GOUS, हाँ GOUS होमोलॉगस ऑर्गन्स, ठीक है। देखो पहले मैं एग्जांपल समझाती हूँ। कोई एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, मान लो मैमल्स हैं, ठीक है, मैमल्स हैं। और ये मैमल्स क्योंकि एक ही एरिया में रहते थे तो कंपटीशन बहुत ज्यादा। अब ये कंपटीशन को कम करने के लिए ये अलग अलग हैबिटेट्स में चले जाएं, जैसे कुछ चले गए एयर में, है ना, बेड, वाटर, कुछ चले गए वाटर में, है ना, क्या है यहाँ पर, वेल, ठीक है, ये चला गया एयर में, है ना। और देख लो, जैसे डॉग देख लो, डॉग आ गया ह्यूमन कम्युनिटी में, है ना, ठीक। केट भी आ गई ह्यूमन कम्युनिटी में। या हम यू देख ले एग्जांपल किसका, टाइगर का, काऊ, है ना, काऊ। अब देखो हुआ क्या, अगर हम देखें इनकी सभी की, जैसे हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है कि इनकी जो 4 लिम्ब है, आगे के जो हाथ होते हैं, है ना, अगर हम हमारा भी एग्जांपल लिखते हैं तो भी चलेगा, हम भी मैमल्स ही हैं, है ना। तो हम सब का या इन सभी एनिमल्स का अगर हम 4 लिम्ब देखें तो सबके 4 लिम्ब का इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सेम, ठीक है। सभी के इंटरनल स्ट्रक्चर क्या हो गया, सेम, है ना। तो स्ट्रक्चर सेम बट स्ट्रक्चर सिमिलर, है ना, पर देयर फंक्शन माइट बी डिफरेंट। इनके जो फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, माइट बी डिफरेंट, डिफरेंट हो भी सकते हैं या हो सकता है सेम भी हो, ठीक है, बट देयर फंक्शन माइट बी डिफरेंट। जैसे वेट जो है वो अपने 4 लिम्ब का यूज कहाँ कर रहा है, उड़ने में, जबकि जो भेड़ है वो अपने 4 लिम्ब का यूज कर रही है तैरने में, ठीक है। डॉग अपना 4 लिम्ब का यूज नॉर्मली चलते फिरने में करता है। जो टाइगर है वो अपने 4 लिम्ब का यूज करता है भाई दौड़ने में, बहुत स्पीड से दौड़ने के लिए अपने आप को अडॉप्ट कर रखा है। सीधी सी बात है, इनके सभी के 4 लिम्ब का स्ट्रक्चर सिमिलर है, वही सारी तीनों हड्डियां पाई जाएंगी 4 लिम्ब में, है ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, तीनों वही स्ट्रक्चर पाई जाएंगी, पर इनके फंक्शन क्या है, सभी के अलग अलग, ठीक है। क्या हम इसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोल सकते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है सुनिए, इसको नोट करो, अच्छा कर लिया इसको नोट, ठीक है, कर दो इरेज, यस। देखो सारे क्या हैं, सारे के सारे हैं मैमल्स, पर कहां चले गए हैं, अलग अलग हैबिटेट में। कोई चले गए एयर में, वेट, कुछ चले गए वाटर में, ठीक है, कुछ रह गए लैंड में, कुछ आ गए ह्यूमन कम्युनिटी में, है सभी एक ही स्पीशीज से, है ना, कॉमन एंसेस्टर से कहीं से आए हैं, पर अब अलग अलग हैबिटेट में जाने की वजह से ये अलग अलग कम्युनिटी या अलग अलग स्पीशीज में डाइवर्जेंट हो चुके हैं, अलग अलग स्पीशीज में बढ़ चुके हैं, ठीक है। हम लोगों ने 10th में मिरर की इमेज फॉर्म करते हैं, वहां पर हम डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट कुछ लाइट का पढ़ते हैं ना, तो सेम वैसा ही हो रहा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एक समय पर एक हैबिटेट में रहते थे, पर अब
अलग अलग हैबिटेट में रहने की वजह से इनके जो बॉडी ऑर्गन है उनके फंक्शंस जो है वो चेंज हो गए हैं और अब अलग अलग स्पीशीज में ये बढ़ चुके हैं। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। देखो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन समझ में आया। अब ये समझो कि इनके जो स्ट्रक्चर है वो सेम क्यों है ना, क्यों इनको होमोलोगस ऑर्गन बोल रहे हैं। एक समय पर सारे एक जैसे मैमल्स थे, अलग अलग हैबिटेट में जाने की वजह से इन्होंने क्या किया, अपनी फंक्शनिंग चेंज कर ली। पर इनके जो ऑर्गन हैं वो सिमिलर एंसेस्टर से आते हैं, एक ही पूर्वज से आ रहे हैं। इसीलिए इनके जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे हैं, ऑर्गन्स की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो है सिमिलर, क्योंकि ये सभी कहां से आए हैं, ये आए हैं कॉमन एंसेस्टर से। कहां से आए हैं, एंसेस्टर्स। ठीक है, इसीलिए इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, सिमिलर। और अलग अलग हैबिटेट में रहने की वजह से इनकी फंक्शनिंग हो जाती है अलग। समझ में आ गया। चलो तो होमोलोगस ऑर्गन समझ में आ गए। द ऑर्गन्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट दे आर डिफरेंट इन फंक्शन। ठीक है, और ये किसकी वजह से आते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से। और सिमिलर क्यों होते हैं, क्योंकि कॉमन एंसेस्टर से आते हैं। ठीक, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तुम लोग ना भूल जाते हो कि हम ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जरा अपनी हरकतों पे कंट्रोल रखा करो। चलो अगला ऑर्गन, अगली हेडिंग डालो, एनालॉगस ऑर्गन। अच्छा रुको रुको रुको, गलती हो गई, और एग्जांपल्स है हमारे पास, बोगनवेलिया है ना। होमोलॉगस ऑर्गन का ही और एक स्ट्रक्चर है, एक प्लांट होता है बोगनवेलिया, है ना, लगे हुए हैं हमारे प्रीमाइस उसमें कैंपस में लगे हुए ना, देखे वो बघेल मैम के बाहर वो पिंक फ्लावर, व्हाइट फ्लावर है ना, हाँ वार्डन मैम के यहाँ व्हाइट फ्लावर है ना, वो बोगनवेलिया। एक और जो वार्डन सर आए हैं उनके घर के बाहर वो पिंक फ्लावर, ठीक है, वो बोगनवेलिया है ना। और एक होता है कुकरबिटा फैमिली, कुकरबिटेसी, ये जो तुरई, ककड़ी, घेया, ये जो होते हैं ना, इन पे लगते हैं गिलकी वगैरह सब, ये इनमें देखो, ये मान लो ये बेल है और यहाँ पर ये उसकी गिलकी, तुरई जो भी है उसकी पत्ती, यहाँ पर एक टेंड्रिल निकलता है, ऐसा स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर, ताकि वो किसी सरफेस को, किसी लकड़ी को, तार को होल्ड कर सके और आगे ग्रोथ कर सके। इसको बोलते हैं टेंड्रिल। क्या बोलते हैं, टेंड्रिल। और ये टेंड्रिल जो है ये बनता है एक्सिलरी बड से। किससे बनता है, एक्सिलरी बड से। ठीक, अब एक और है, और होते हैं बोगनवेलिया। बोगनवेलिया प्लांट है और बोगनवेलिया में जो पत्ती निकलती है उसकी, उस पत्ती के यहाँ साइड में रहते हैं थॉर्न्स, कांटे रहते हैं। ठीक है, ये है थॉर्न। और ये थॉर्न क्यों है, ये है अपने प्रोटेक्शन करने के लिए। थॉर्न क्यों है, अपने प्रोटेक्शन करने के लिए। और ये भी आया है एक्सिलरी बड से, इसकी ग्रोथ भी किससे होती है, एक्सिलरी बड से। अभी हमने होमोलॉगस ऑर्गन का क्या पढ़ा, दे कम फ्रॉम सिमिलर एंसेस्टर। कहां से आते हैं, सिमिलर एंसेस्टर से। देखो टेंड्रिल भी एक्सिलरी बड से बनता है और थॉर्न भी एक्सिलरी बड से ही बनता है, पर दोनों के फंक्शन अलग-अलग है ना। जो थॉर्न है वो प्रोटेक्शन करता है और जो टेंड्रिल है वो सपोर्ट करता है, ग्रोथ करने में सपोर्ट करता है। ठीक है, तो एक ये एग्जांपल हो गया। और आपकी बुक में एग्जांपल है होमोलॉगी इन जेनेटिक कोड, है ना। होमोलॉगी इन जेनेटिक कोड हमने पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम,
मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहीं पर पढ़ा था ना हमने जेनेटिक कोड, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस जब पढ़ रहे थे, और वहां पर हमने पढ़ा था कोड्स आर यूनिवर्सल, एक पॉइंट पढ़ा था, सिमिलर होंगे, शाबाश मेरे चीते, है ना, सभी स्पीशीज में, चाहे वो फंगी हो, चाहे वो एल्गी हो, या कोई भी प्रजाति A to Z कोई भी प्रजाति हो, उनमें जो प्रोटीन के, है ना, जो एमिनो एसिड की जो कोडिंग होती है वो सिमिलर होगी, ठीक है। सभी में AUG अगर स्टार्ट कोडॉन है तो सभी में AUG ही स्टार्ट कोडॉन होगा, सभी का जो AUG है वो मिथायोनीन के लिए कोड करता है, तो हर प्रजाति में वो मिथायोनीन को ही कोड करेगा, और ये चीज शो करती है कि हमारे एंसेस्टर कभी प्रोकैरियोटिक सेल रहे होंगे, भाई प्रोटीन बनना शुरू वहीं से हुआ, तो जेनेटिक कोड वहीं से बनना शुरू हुए, तो यही चीज अभी तक आगे चलते जा रही है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लिख लो, होमोलॉगी इन जेनेटिक कोड। नोट किया? होमोलॉगी इन होमोलॉगी इन जेनेटिक कोड्स, ठीक है। एग्जांपल लिख लो, जैसे AUG है ना, AUG इट्स कोड फॉर द मेथियोनिन, और ये हर किसी में, चाहे वो फंगी हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, या एल्गी हो, या कोई फर्दर कोई एनिमल हो, सभी में AUG मिथायोनीन के लिए ही कोड करेगा। हो गया क्लियर? हो गया क्लियर? देखो एक और पॉइंट लिखो इसी में, आपने सुना ही होगा कि इंसानों का और चिंपैंजीज का जो जेनेटिक मटेरियल है वो 99.9% क्या है, सिमिलर है ना, उनके जो जीन्स होते हैं वो 99.9% सिमिलर होते हैं, और ये कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं, क्योंकि चिंपैंजीज और ह्यूमन बीइंग सिमिलर एंसेस्टर से आए हैं, इसीलिए उनके जो जीन्स हैं वो 99.9% सेम, ठीक है। हो गया क्लियर? चलिए अब अगला पढ़ रहे हैं हम, चलो अगले एविडेंसेस देख रहे हैं, अगले ऑर्गन्स, कौन से ऑर्गन्स? एनालॉगस ऑर्गन्स। अभी हमने जो देखे पिछले वो कौन से हैं? होमोलॉगस ऑर्गन, है ना। जो एनालॉगस ऑर्गन है वो जस्ट उनके अपोजिट है, जैसे हमने एनालॉगस में क्या देखा था, ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, यहाँ अपोजिट कर दो, है ना। ये और इनके जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, डिफरेंट। वहां पर हमने देखा था कि फंक्शन डिफरेंट है, और यहाँ पर कर दो सिमिलर फंक्शंस, ठीक है। तो लिखो डेफिनेशंस, ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन फंक्शन बट आर डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर। हिंदी में लिख ली तुम लोगों ने? ऐसे अंग जिनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, स्ट्रक्चर में भिन्नता होती है, परंतु उनके कार्य समान होते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो एनालॉगस ऑर्गन है ये किस वजह से आते हैं। मान लो एक कोई कॉमन हैबिटेट है एयर, कॉमन हैबिटेट है एयर, कुछ इंसेक्ट जैसे मान लो बटरफ्लाई कहाँ रहती है, एयर में, ये इंसेक्ट में है, इंसेक्ट ग्रुप की है, इंसेक्टा की है। फिर ले लो बेट, किसका है, मैमल का, ग्रुप मैमल्स का एनिमल है, कहाँ रहता है, एयर में। और कुछ है एयर में, और कौन रहती है, बर्ड्स, ठीक है। ये किसके हैं, ये ए उसके मेंबर है, अलग अलग ग्रुप के मेंबर हैं, पर कंपटीशन को कम करने के
जाते हैं। अब क्योंकि एयर में रहते हैं तो सबको पंखों की जरूरत है। अगर आप बटरफ्लाई के फेदर फिन वो पंख देखोगे, विंग्स देखोगे, तो सिर्फ एक मेम्ब्रेन से बने होंगे, जस्ट मेम्ब्रेन से बने होंगे, है ना। वहीं अगर आप बेट के विंग्स देखोगे तो उनकी फेलेंजेस होगी और फेलेंजेस के बीच में जाली ऐसे स्किन आ जाएगी, स्किन की लेयर बन जाती है, तो वो उड़ पाते हैं। और जो बर्ड्स के विंग है वो फेदर वाले विंग्स होते हैं, ठीक है। पर इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। बटरफ्लाई में कोई ह्यूमरस रेडियस अलना नहीं है, बेट में है। यहाँ पर इसके बर्ड्स के विंग्स भी अलग अलग है, उनकी स्ट्रक्चर भी अलग होती है, पर सबका जो फंक्शन है वो क्या है, सेम। सब उड़ते ही हैं, है ना, सब अपने पंखों का यूज उड़ने के लिए करते हैं, पर इनकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है। और क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इनके एंसेस्टर सेम नहीं है, दे कम फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर। ये अलग अलग एंसेस्टर से आने की वजह से इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है ना। ये स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि दे केम फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर। ठीक है, हो गया क्लियर? दोनों ऑर्गन समझ में आ गए? तो जो एनालॉगस ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट एंसेस्टर से आते हैं और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से आते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अलग अलग ग्रुप के मेंबर एक कॉमन हैबिटेट में आ गए हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देखो ये हुआ ना कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। हम वो लाइट में कुछ पढ़ते हो तुम लोग तो ऐसा बनाते हो ना, डाइवर्जेंट रिफ्लेक्शन और कन्वर्जेंट रिफ्लेक्शन, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। और जो होमोलॉजी होती है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से आती है, ठीक है। हो गया क्लियर? ठीक है। देखो हमने पढ़ लिया अभी एनालॉगस ऑर्गन्स, ठीक है, समझ में आ गए। अब इनके एग्जांपल्स देखिए। एग्जांपल्स देखिए, अगर जैसे अभी हमने होमोलॉगस ऑर्गन का क्या एग्जांपल देखा, टेंड्रिल ऑफ किसका, कुकुरबिटा का, और थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया। अब अगर हम टेंड्रिल के ही एग्जांपल देखें, जैसे कि एक यही आपके कुकुरबिटा फैमिली और एक टेंड्रिल निकलता है यहाँ से, ठीक है। जबकि जो मटर का प्लांट पौधा होता है, मटर के पौधे में जो उसकी लीफ होती है, उसकी लीफ से ही यहाँ से टेंड्रिल निकलता है। कौन से पौधे में? मटर पी प्लांट है ना, जो मटर का पौधा होता है उसमें जो टेंड्रिल है वो लीफ के कोने से निकलता है। तो ये दोनों एनालॉगस ऑर्गन हुए कि नहीं हुए? देखो दोनों के एंसेस्टर अलग अलग हैं। ये किससे निकला है, एक्सिलरी बर्ड से, जबकि ये निकला है लीफ से, ठीक। एक और एग्जांपल है, एग्जांपल है किसका, पोटैटो का, है ना। और एक एग्जांपल है स्वीट पोटैटो का, ठीक है। ये है पोटैटो और ये है स्वीट पोटैटो, ठीक। दोनों क्या है, एनालॉगस ऑर्गन्स। क्यों है एनालॉगस ऑर्गन, देखो दोनों का फंक्शन तो सेम है, दोनों फूड स्टोर कर रहे हैं, पर जो पोटैटो है वो है स्टेम, जबकि जो स्वीट पोटैटो है वो है रूट, ठीक है। तो दोनों के एंसेस्टर अलग अलग हो गए, इसीलिए ये दोनों एग्जांपल हैं किसके, एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। हो गया एग्जांपल क्लियर? नोट कर लिया? चलो आगे देखिए आप, अगला एक और एविडेंस है, ऑर्गन्स में ही वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है,
वेस्टिजियल ऑर्गन्स। स्पेलिंग चेक कर लेना। स्पेलिंग में मेरा हाथ जरा तंग है, पता ही है। ठीक, वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या है? हमारी बॉडी में या कई सारे एनिमल्स की बॉडी में कई सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो अब काम नहीं करते। ठीक, जैसे हम एग्जांपल देखें तो एक है हमारा, है ना, लास्ट वाला टिप, ठीक है, प्रीमोलर, लास्ट वाला प्रीमोलर, जिसको हम बोलते हैं विजडम टिप। क्या बोलते हैं? विजडम टिप, ठीक है, लास्ट प्रीमोलर। और ये अब फंक्शनिंग नहीं है। ठीक है, एक समय था जब हम कच्चे पेड़ पौधे वगैरह ज्यादा खाते थे, फ्लीश खाते थे बहुत ज्यादा, है ना, ज्यादा चबाने की जरूरत पड़ती थी। पर अब हम क्या करते हैं? अब हम कुकिंग करके खाते हैं, है ना, खाना वैसे ही बॉईल करके, स्टीम करके या कैसे भी, इतना कच्चा कच्चा नहीं खाते, इसलिए इतना ज्यादा चबाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब उस प्रीमोलर की विजडम टिप की जरूरत अब नहीं है। पर जब इस हम, है ना, स्टोन मैन थे उस एज में, जब हम कच्चा फिश वगैरह खाते थे, उस समय तो वो काम करता था, पर आज ये काम नहीं करता। तो ये चीज ये शो करती है कि भाई हमारे जो एंसेस्टर थे वो कौन थे और क्या वो चीजें खाते थे। ठीक, एक और ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जॉइंट पर एक फिंगर जैसा प्रोजेक्शन पाया जाता है, छोटा सा। ठीक है, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और यहाँ से अगर आपका कोलोन शुरू होगा, ये कोलोन, तो इन दोनों की जॉइंट पर यहाँ पर एक छोटा सा अपेंडिक्स पाया जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक, और इसके अंदर क्या होते थे पहले? इसके अंदर होते थे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। हम, पता ही है आपको क्या थे? बंदर नहीं थे, बंदर तो जो आज हैं वो हैं। ठीक है, उस समय पर हम कच्ची पत्तियां ज्यादा खाते थे, अब पत्तियां ज्यादा खा रहे हैं, कच्ची पत्तियां खा रहे हैं, मतलब हम सेल्यूलोज कंटेंट ज्यादा ले रहे हैं। और सेल्यूलोज अगर ज्यादा लेंगे तो उसको डाइजेस्ट करना भी जरूरी है। ठीक, तो ये जो अपेंडिक्स है इसके अंदर डाइजेशन होता था सेल्यूलोज से। ठीक है, और इस सेल्यूलोज के डाइजेशन से एटीपी बनाते थे। पर अब क्या हुआ? अब हमने, है ना, कच्ची पत्तियां खाना बंद कर दिया। रेयरली कभी कभार पालक मेथी कोथमीर वगैरह खा लेते हैं, तो उसका सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, आज जो ये अपेंडिक्स है ये फंक्शनिंग नहीं है। अब इसके अंदर हमारा जो फूड है वो जाता ही नहीं है, डाइजेशन यहाँ पर नहीं होता सेल्यूलोज का। ठीक है, क्योंकि हम सेल्यूलोज कंटेंट अब लेते ही नहीं। ठीक, तो ये अपेंडिक्स की फंक्शनिंग अब बंद हो गई है। तो ये बच गया आप क्या? वेस्टिजियल ऑर्गन। एक समय पर ये बॉडी में था और फंक्शनिंग था, पर आज ये बिल्कुल भी काम नहीं करता। ठीक है, अब ये ऑर्गन्स हैं जैसे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, है ना, कई एनिमल्स में अभी भी बनती है। कैमल्स में देखा होगा आपने, उनको जो पालते हैं वो ऐसे ऐसे प्लकर या उंगली से ऐसे पकड़ के एक मेम्ब्रेन निकाल देते हैं आंखों से, है ना, उसको बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ऊंट की आंखों से वो पारदी आंखों से धुंधला धुंधला। हाँ, अब देखो ऊंट रहता कहाँ है बेचारा? रेगिस्तान में। अब हवा चलेगी, रेत उड़ेगी तो उसकी आंखों में घुसेगी ना। ठीक है, तो ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो एक अलग तरह की लेयर है जो कि हटाई जा सकती है, और अंदर यहाँ पर निक्टिटेटिंग ग्लैंड होती है तो उससे वो मेम्ब्रेन वापस से बन जाती है। जब ज्यादा रेत वगैरह इकट्ठी हो जाती है उसको धुंधला दिखने लगता है, तो जो पालते हैं उसको वो उसकी मेम्ब्रेन को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये निक्टिटेटिंग ग्लैंड हम में भी होती है, पर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन नहीं बना, क्योंकि भाई पुराने समय में इतनी, है ना, वो नहीं थी कि हवा चल रही है तो कैसे करना, घरों के अंदर रहते नहीं थे, जंगल में रहते थे, तो धूल मिट्टी वगैरह बहुत ज्यादा आती थी। तो उस समय पर ये निक्टिटेटिंग ग्लैंड एक्टिव थी और
पर आज ग्लैंड तो है पर निक्टेटेटिक मेम्ब्रेन नहीं बनती, ठीक है, क्योंकि अब हम धूल मिट्टी उड़ रही है तो गॉगल लगा लेते हैं, ठीक है ना। ठीक, तो इस तरीके से बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स हैं जो आज वेस्टिजियल हैं। जैसे बॉडी पर हेयर्स, अब हम घरों में रहते हैं, है ना, खुले वातावरण में ऐसे ही नहीं घूमते, कपड़े पहनने लग गए हैं तो हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन हम अलग अलग तरीकों से कर लेते हैं। तो अब इतने ज़्यादा हेयर्स की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे ये जितने हेयर्स भी पाए जा रहे हैं, है ना, वो भी गायब हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, कैसे लगेंगे हम? हाँ, फिर हम करेंगे शाकाहार, आईब्रोज गायब हो जाएंगे। और वेस्टिजियल ऑर्गन होते थे पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना। उस समय पर हमारे जो पिन्ना है वो बहुत बड़े होते थे, ठीक है। धीरे 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 ये भी, ठीक है, उस समय क्या करते थे, हमारे इतना दिमाग नहीं चलता था कि भैया क्रेनियल कैपेसिटी इतनी नहीं थी, तो मक्खी मच्छर बैठा तो ऐसा कि हाथ से हटा दो, है ना, उस समय कान हिला के और है ना वो कर देते थे। अब हम मक्खी मच्छर हाथ से भगाते हैं, तो ये ईयर पिन्ना का जो काम है धीरे 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 कम होते जा रहा है ना। पहले और क्या, पिन्ना का काम क्या होता है, साउंड वेव कलेक्ट करना, है ना, कि दूर से जो साउंड आ रही है उसको कलेक्ट करना। अब आप तो क्या करते हैं, साउंड वेव बाहर के तो क्या ही कलेक्ट करना, वो अंदर ही घुसा देते हो, है ना, ईयरबड्स, ईयरपॉड्स, ठीक है। तो साउंड वेव कलेक्शन का तो काम ही खत्म हो गया, तो ईयर पिन्ना तो बहुत जल्दी चला जाएगा बेचारा, फिर है कि नहीं ना, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन समझ में आया? ठीक, एक समय पर एंसेस्टर में ये एक्टिव थे, पर अब क्योंकि ये इनका काम नहीं बचा तो बॉडी में है तो सही पर इनएक्टिव फॉर्म में पाए गए, ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस और आगे की इवोल्यूशनरी थ्योरीज, ठीक, ओके।